हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और इसका जुड़ाव किससे है? इसका जुड़ाव है IR से, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से। हम सभी जानते हैं कि GS का जो पेपर 2 है उसके अंतर्गत IR एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड के तौर पर उभरता है। इसके अलावा जो प्रारंभिक परीक्षा में IR से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, उस लिहाज से भी यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन अब ये तो देख लें कि आखिर टॉपिक है क्या। टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो मैंने एक न्यूज यहाँ पर मेंशन किया है, वह न्यूज क्या कहती है? कहती है कि अमेरिका ने फर्स्ट एवर मिलिट्री एड की सुविधा दी है किसको? ताइवान, है ना। और इस लिहाज से ही यह खबर इंपॉर्टेंट हो गई है। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका और ताइवान के बीच में मैत्री संबंध यहां पर देखा जाता रहा है, लंबे समय से देखा जाता रहा है। और ताइवान और चीन के बीच में लंबे समय से वर्सेज वाली स्थिति, यानी कि बनाम वाली स्थिति देखी गई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच में भी लंबे समय से बनाम वाली स्थिति, यानी कि विरोध वाली स्थिति देखी जाती रही है। ऐसे में अमेरिका के द्वारा ताइवान को इस तरीके से सैन्य सहायता देना, सैन्य सुविधाएं देना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और चीन इस मामले को लेकर करके क्या रुख अपना सकता है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है समझना। ठीक है, तो आज की इस विशेष चर्चा में हम लोग इन्हीं पहलुओं को एक एक करके देखेंगे। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि ताइवान में पहली बार अमेरिकी सैन्य हस्तांतरण को मंजूरी मिली है ना। दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने इससे पहले ताइवान को ऐसा कोई भी सहायता नहीं की है, लेकिन वो जो सहायताएं की गई हैं, वो जो हेल्प दिए गए हैं, वो FMS स्ट्रेटेजी के माध्यम से दी गई है। वही वर्तमान में जो सहायता दी जाने की बात की जा रही है, वह है FMF रणनीति। अब FMS और FMF का मतलब क्या होता है? FMS का मतलब होता है फॉरेन मिलिट्री सेल, है ना, यानी कि विदेशी सैन्य बिक्री, है ना, यानी कि बेचा जा रहा है। ठीक है, विदेशी सैन्य बिक्री हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम FMF की बात कर रहे हैं तो यहां पर इसका मतलब हो जाता है फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग। हम यहां पर बेच नहीं रहे हैं, बल्कि हम यहां पर वित्तीयन कर रहे हैं। सैन्य सामग्रियों का सैन्य सामग्रियों के को मद्देनजर रखते हुए हम वित्तीयन कर रहे हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में यहां पर यह स्ट्रेटजी नए रूप से सामने आई है, और यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में यह माना जाता है कि FMF ये उन्हीं देशों को मुहैया करवाता है जो कि अपने आप में संप्रभु देश हैं, सोवरेन कंट्रीज हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि FMF के माध्यम से अमेरिका यह जताना चाहता है कि ताइवान एक संप्रभु देश है ना, संप्रभु देश है कि नहीं। लेकिन जो चीन है, चीन कतई इस बात को नहीं मानता है। अभी मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा कि चीन और ताइवान कितनी दूरी पर हैं, और चीन हमेशा अपने वन चाइना पॉलिसी के माध्यम से, अपनी विस्तारवादी नीति के माध्यम से ताइवान पर हक जताता रहा है, और कतई वह नहीं चाहता है कि ताइवान को हम संप्रभु देश के तौर पर स्वीकार करें, है ना। और ऐसे में जब अमेरिका ये नीति अपना रहा है तो चीन की ओर संकेत किया जा रहा है कि भाई हमने तो इसे मान लिया है। तो आप खुद ही बताइए, इससे चीन खुश होगा या नाराज होगा? नाराज होगा, है ना। तो यहां पर इसी बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब एक बात आ जाती है कि अच्छा, इस माध्यम से क्या ताइवान को सहायता मिल जाएगी? तो इससे समुद्री डोमेन जागरूकता, यानी कि समुद्री क्षेत्र में जो एक अवेयरनेस रहता है, उसके संदर्भ में और समुद्री सुरक्षा क्षमता के जरिए ताइवान की आत्मरक्षा क्षमताओं को मजबूती मिल सकती है, उसकी सेल्फ डिफेंस क्षमता को मजबूती मिल सकती है ना। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष यहां पर उभर करके सामने आ रहा है। यहां पर लोकेशन के स्तर पर देखिए तो यहां पर चीन की स्थिति है और यहां पर ताइवान की स्थिति है। चीन ताइवान पर अपना अधिकार जताने की कोशिश हमेशा से करता रहा है।
ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि बीते वर्ष यानी कि वर्ष 2022 में जब अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी तो उस दौरान भी चीन के माध्यम से आपत्ति दर्ज की गई थी, है ना। और अमेरिका के द्वारा जब भी कभी ताइवान को सपोर्टिव किया जाता है, उसको सपोर्ट किया जाता है, तो फिर चीन क्वेश्चन मार्क खड़े करता है ना। और ये स्थितियां यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वहीं अमेरिका ने क्या कहा है? अमेरिका ने कहा है कि देखिए साहब, ऐसा नहीं है कि ताइवान को यदि हमने FMF फंडिंग दी है तो इससे हमारी नीति में कोई बदलाव हुआ है। लेकिन चीन तो ये मानने को तैयार है नहीं, है ना। चीन ये मानेगा ही नहीं कि हम अमेरिका की नीति में बदलाव नहीं हुआ है। वहीं जब हम FMF की बात करें तो इसी बात को यहां पर दोहराया गया है, जो मैंने आपको अभी बताया भी कि वित्त पोषण का एक स्रोत होता है ये, और इसे भागीदार राष्ट्र को अनुदान यानी कि ग्रांट के तौर पर दिया जाता है ना, या प्रत्यक्ष ऋण के आधार पर इसे दिया जाता है। और यह उन्हीं राष्ट्रों को सामान्य तौर पर दिया जाता है जो कि कौन है? जो कि संप्रभु देश हैं। संप्रभु देश का मतलब आप समझते हैं ना। संप्रभु का मतलब होता है जो देश अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी स्तर पर, घरेलू हो या वैदेशिक हो निर्णय, वह अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी बाहरी देश उसके निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ना, किसी के दबाव में वह नहीं आता है। ठीक है, तो अमेरिका ताइवान को इस तरीके से दर्जा दे रहा है तो चीन कैसे स्वीकार करेगा? यह बात यहां पर निकल के सामने आ जाती है। इसके अलावा जो भी FMF के पात्र भागीदार देश हैं उनको अमेरिकी रक्षा सामग्रियां खरीदने की सुविधा, सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा और प्रशिक्षण की सुविधा मिल जाती है ना, इनके माध्यम से। ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज और समझने की आवश्यकता है कि आखिर जो अमेरिका, ताइवान और चीन की हम बात कर रहे हैं, तो चीन और ताइवान तो चलो आजू बाजू के देश हैं, है ना। ताइवान भी अपने आप को देश मानने लगा है, हालांकि चीन ने इसको मानने से इनकार किया है। ठीक है, अब अमेरिका की भूमिका यहां पर क्यों इतनी बढ़ जा रही है? अमेरिका तो इसके निकट में भी नहीं है, तो आखिर क्या ऐसी वजहें हैं कि अमेरिका ताइवान को लेकर करके इतना उत्सुक दिखता है? इसे समझना जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि 11 सितंबर से एक नए बैच की शुरुआत की जा रही है, P2I बैच के स्तर पर, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच 2024 के स्तर पर। और यदि आप देखो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगले वर्ष मई में एग्जामिनेशन है, अभी सितंबर माह शुरू हो चुका है, और आप चाहते हैं कि भाई हम अच्छे से प्रिपरेशन करें, अच्छे से हम सिलेबस को पूरा करें और किसी भी स्तर पर मुझे कोई दिक्कत न महसूस हो, अभ्यास अच्छे से करें, अब अच्छे से मुझे मेरा नोट्स तैयार हो, अच्छे से मेरा आंसर राइटिंग हो, है ना, उसको अच्छे से इवैल्यूएट किया जाए। सारी आप जो व्यवस्थाएं चाहते हैं तो वो सारी व्यवस्थाएं आपको इसके माध्यम से, इस बैच के माध्यम से मिल रही है ना। यह लाइव फाउंडेशन कोर्स है और इसके माध्यम से आप जब इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो इससे आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। इसके लिए आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। 29,999 रुपए में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इसी फी पर, इसी शुल्क पर आपको तमाम जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं अलग अलग विषयों की, ये पुस्तकें भी आपको मुहैया करवाई जाएंगी। साथ ही मेंटरशिप की सुविधा आपको लगातार मिलती रहेगी, ताकि कभी भी आपको किसी भी स्तर पर कोई दुविधा होती है तो फिर उसका निराकरण देन एंड देयर कर दिया जा सके। इसके अलावा जो भी विषय के फैकल्टी मेंबर्स हैं वो तो आपको लगातार पढ़ाएंगे ही, उनसे तो आपका लगातार इंटरेक्शन होता ही रहेगा। तो ये तमाम सुविधाएं आपको मात्र 29,999 रुपए में मिल रही हैं और मेरा विश्वास कीजिए कि निश्चित तौर पर इससे आपको फायदा मिलेगा, बशर्ते आप मन लगा करके इस कोर्स में अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। तो यहां पर ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 11 सितंबर से सुबह 8 बजे से यह कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, ये बैच से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना हो गई, है ना। आगे हम लोग बात करें तो इसमें बताया गया कि ये हथियार यानी कि FMF के माध्यम से जो हथियार मिलेंगे ताइवान को, वो न केवल ताइवान की मदद करेंगे और क्षेत्र के अन्य लोकतंत्रों की रक्षा करेंगे, बल्कि अमेरिकी डेटरेंस को भी मजबूत करेंगे। और अमेरिकी डेटरेंस का मतलब क्या हुआ कि अमेरिकी प्रतिरोधी क्षमता को मजबूती देंगे। अब अमेरिकी प्रतिरोधी क्षमता को मजबूती कैसे मिलेगी और क्यों मिलेगी, यहां पर
ये महत्वपूर्ण है ना दोस्तों। अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि देखो इस इक्वेशन को समझो। मैंने आपसे यह बताया कि अमेरिका बनाम चीन, है ना, अमेरिका बनाम रूस, ठीक है, भारत बनाम चीन है, और अमेरिका सह मतलब दोस्ती, सह भारत, है ना। अब आप इसको थोड़ा सा देखिए, ये इक्वेशन क्या दर्शा रहा है। अमेरिका चीन का दुश्मन, भारत चीन का दुश्मन, अमेरिका और भारत की दोस्ती। दुश्मन मतलब भारत तो ये कहता है कि भाई हम किसी के साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं रखना चाहते, लेकिन कोई जानबूझकर करके दुश्मनी पैदा करे तो इसमें हमारी क्या गलती है। हमने हाल ही में जो एक प्रोग्राम किया था जिसमें ये हमने बताया भी था कि किस तरीके से चीन ने अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के क्षेत्र को दिखाने की कोशिश की है ना। तो ये स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो बहरहाल यहां पर अमेरिका और चीन के बीच में एक तनाव की स्थिति दिख रही है और भारत और अमेरिका के बीच में एक सहयोगी स्थिति दिख रही है। और ऐसे में अमेरिका चाहता है कि दक्षिण चीन सागर वाले क्षेत्र में वह अपनी मजबूती बरकरार रखे, भारत जैसे देशों के साथ, जापान जैसे देशों के साथ, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ, ताइवान के साथ अपने सहयोग को मजबूत करे, ताकि चीन और रूस के अगेंस्ट में वह अपनी प्रतिरोधी क्षमता और बेहतर बना सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एशिया में चीन के प्रभाव को लेकर अमेरिका सचेत रहता है। दरअसल चीन जो है ना दोस्तों, चीन न केवल अपने सीमा में विस्तार की योजना बनाते रहा है, बल्कि वह आर्थिक स्तर पर अपनी विस्तारवादी नीति और नीतिगत स्तर पर अपनी विस्तारवादी नीति को भी महत्व देता रहा है ना। आपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम सुना होगा, यह आर्थिक स्तर पर उसकी विस्तारवादी नीति को दर्शाता है। वैसे ही अभी मैं आपको एक मैप दर्शाऊंगा जिसके अंतर्गत दक्षिण चीन सागर वाले क्षेत्र में 9 डैश लाइन वाला एक इलाका है, वहां पर भी अपने प्रभाव को वो दर्शाना चाहता है ना। तो इस तरीके से चीन आर्थिक और भौगोलिक दोनों स्तरों पर विस्तार की बात करता है ना, और वह इसके माध्यम से एशिया में अपना दबदबा स्थापित करना चाहता है। और जब एशिया जैसे महादेश में चीन अकेले दबदबा स्थापित करने लगेगा तो समझिए कि जो वैश्विक संतुलन है वह किसके प्रति झुकेगा, चीन और उसके सहयोगी मित्रों के प्रति झुकेगा। और इससे अमेरिका का नफा होगा या नुकसान होगा? इससे अमेरिका का नुकसान होगा, है ना। तो अमेरिका कतई नहीं चाहता है कि ऐसा नुकसान वह झेले, और वह चीन को हर स्तर पर काउंटर करने की योजना बनाता रहता है। यदि चीन कोई भी कदम उठाए तो उसके अगेंस्ट में अमेरिका भी उसका प्रत्युत्तर देने की स्थिति में फिर आ जाता है। और ऐसे में जब चीन के बगल में ताइवान को लेकर करके अमेरिका के द्वारा इस तरीके की गतिविधियां की जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर यह चीन के लिए कान खड़े करने वाली स्थिति को जन्म देता है। यहां पर आप मैप में फिर से देख लीजिए, ये ताइवान का वह क्षेत्र है, ये चीन है, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अमेरिका की भूमिका, है ना। इस एरिया में यह जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है फर्स्ट आइलैंड चेन, और इसको कहा जाता है सेकेंड आइलैंड चेन। और इसके माध्यम से अमेरिका इस क्षेत्रों में अपने नेवल बेस को, अपने नौसैनिक बेस को मजबूत करता रहा है, ताकि चीन और ऊपर में रूस का काउंटर कर सके। और इसी लिहाज से वह ताइवान को एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड के तौर पर देखता है, एक महत्वपूर्ण दोस्त के तौर पर देखता है, क्योंकि इसका जो लोकेशन है यह स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, रणनीतिक अवस्थिति है इसकी। और यहां पर यह जो है व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण अवस्थिति में है ताइवान, है ना। तो इन्हीं सब बिंदुओं के कारण अमेरिका ताइवान को लेकर करके उत्सुक रहता है, और हाल के समय में उसने जो स्टेप उठाया है वो तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ही।
तो ये चर्चा निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। यदि आपको यह चर्चा अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको यह डिस्कशन कैसा लगा। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत, किसी और महत्वपूर्ण चर्चा में। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।